नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय। बेशर्म पाकिस्तान को भारत ने उसी की भाषा में जवाब दिया है। कश्मीर के नौशेरा इलाके में भारतीय सेना ने पाकिस्तान की एक पोस्ट पर कार्रवाई करते हुए इसे पूरी तरह नेस्तो नाबूद कर दिया है। भारतीय सेना की तरफ से इस कार्रवाई का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें यह दिखाया गया कि कैसे भारत ने पाकिस्तानी बंकरों को तबाह किया है। खबर यह भी है कि भारत की इस कार्रवाई में कई पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए। उधर भारतीय सेना ने सख्त लहजे में कहा है कि पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ को अंजाम देने के लिए भारतीय चौकियों को निशाना बनाकर गोलीबारी करता है, जिसमें कई भारतीय गांवों को नुकसान पहुंचता है। लेकिन अब भारत खामोश नहीं बैठेगा। पाकिस्तान को उसकी इन हरकतों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ये माना जाए कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का ये ट्रेलर है? क्या पाकिस्तान को समझाने का वक्त खत्म हुआ, अब घर में घुसकर मारने की तैयारी है? और क्या सीमा पार आतंक के खिलाफ सीमा पार ही एक्शन होगा? और सबसे अहम सवाल, क्या भारत के इस एक्शन से बाज आएगा पाकिस्तान? बौखलाए पाकिस्तान, क्या नहीं चलेगा कोई चाल? आज लोकतंत्र में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। नापाक पाकिस्तान को भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब देना शुरू कर दिया है। घुसपैठ को रोकने के लिए भारत ने सीमा पार वार किया है, जैसे पाकिस्तान तिलमिला उठा है। हालांकि पाकिस्तान इस तरह की कार्रवाई पर हमेशा पर्दा डालने की कोशिश करता रहा है, लेकिन भारत ने भी अब ये साफ कर दिया कि वो पाकिस्तान की करतूतों पर खामोश बैठने वाला नहीं। इन तस्वीरों से पाकिस्तान को संभल जाना चाहिए। उसे ध्यान रखना चाहिए कि भारत अब उसकी कारगुजारियों पर चुप बैठने वाला नहीं, बल्कि उसे उसी की भाषा में जवाब देने को तैयार है। ये तस्वीरें पाकिस्तानी घुसपैठ के खिलाफ भारतीय सेना की कड़ी कार्रवाई की हैं। कश्मीर के नौशेरा इलाके में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी पोस्ट को तबाह कर डाला। सेना ने पाकिस्तानी बंकरों की तबाही का वीडियो जारी किया। भारतीय सेना के मेजर जनरल अशोक नरूला ने कहा कि आतंकियों की घुसपैठ को रोकने के लिए सीमा पर बेहद कड़ी कार्रवाई की गई। हम यह यकीन करते हैं कि इन्फिल्ट्रेशन को बंद करें और ऐसा करने के लिए हम एलसी को समय समय पर डोमिनेट करते रहते हैं। इस दौरान इस इलाके और पोस्ट जो आतंकवादियों को इन्फिल्ट्रेशन में मदद करते हैं उसे नुकसान पहुंचाया जाता है। हमारे हाल ही की कार्रवाई में जो कि नौशेरा सेक्टर में हुआ है, उसमें पाकिस्तान पोस्ट को नुकसान पहुंचाया गया है और जो इन्फिल्ट्रेशन में सपोर्ट करते हैं, ये हमारे काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि सेना ने पाकिस्तानी सेना की पोस्ट पर एक के बाद एक लगातार कई धमाके किए, जिसमें पाकिस्तानी पोस्ट पूरी तरह से तबाह हो गई। सेना ने पाकिस्तानी पोस्ट के बंकरों को निशाना बनाया और उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया। भारतीय सेना ने कहा कि आतंकियों की घुसपैठ को अंजाम देने के लिए पाकिस्तानी सेना भारतीय चौकियों को निशाना बनाकर फायरिंग करती है। इस गोलीबारी में कई बार भारतीय गांवों को भी भारी नुकसान पहुंचता है। लिहाजा भारत को पाकिस्तान को करारा जवाब देना पड़ता है। हम यह यकीन करते हैं कि इन्फिल्ट्रेशन को बंद करें और ऐसा करने के लिए हम एलसी को समय समय पर डोमिनेट करते रहते हैं। इस दौरान इस इलाके और पोस्ट जो आतंकवादियों को इन्फिल्ट्रेशन में मदद करते हैं उसे नुकसान पहुंचाया जाता है। हमारे हाल ही की कार्रवाई में जो कि नौशेरा सेक्टर में हुआ है, उसमें पाकिस्तान पोस्ट को नुकसान पहुंचाया गया है और जो इन्फिल्ट्रेशन में सपोर्ट करते हैं, ये हमारे काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है। खबरों के मुताबिक इस जवाबी कार्रवाई में कई पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए। हाल फिलहाल में पहला मौका है जब भारत ने पाकिस्तान में की गई कार्रवाई का वीडियो जारी किया। इससे पहले भारत ने पिछले साल सितंबर में पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान को सबक सिखाने की कोशिश की थी। यह ऑपरेशन करीब 4 घंटे चला था। यह ऑपरेशन नियंत्रण रेखा के उस पार करीब 2 किलोमीटर भीतर
पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हुआ। इस ऑपरेशन में कई पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। उधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भारतीय सेना की इस कार्रवाई का स्वागत किया है। मैं सेना को कोटिशः बधाई देता हूं और देशवासियों से कहते हैं धैर्य रखें। सेना का सीना ही 56 इंच का सीना नहीं 62 इंच का सीना है और खुली छूट प्रधानमंत्री ने दे दी है कि 56 इंच का सीना तान करके पाकिस्तान को और आतंकवादियों को जवाब दें। वो अपने स्ट्रेटजी के मुताबिक बदला लेते रहेंगे। नापाक पाकिस्तान को भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब देना शुरू कर दिया है। घुसपैठ को रोकने के लिए भारत ने सीमा पार वार किया, जिससे पाकिस्तान बुरी तरह से तिलमिला उठा है। हालांकि पाकिस्तान इस तरह की कार्रवाई पर हमेशा पर्दा डालने की कोशिश करता रहा है, लेकिन भारत ने भी अब यह साफ कर दिया कि वो पाकिस्तान की करतूतों पर खामोश बैठने वाला नहीं है। क्या कहती है ये कार्रवाई, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। और क्या इस तरह की कार्रवाई आगे भी होती रहनी चाहिए ताकि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज आए, इसी पर चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के मेहमानों से। मेरे साथ नोएडा स्टूडियो से दो खास मेहमान हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल AK बख्शी साहब हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। पूर्व राजनयिक JK त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत। लखनऊ से तीन खास मेहमान हैं। प्रदीप सिंह जी हैं, आप प्रवक्ता हैं यूपी कांग्रेस। KK शुक्ला जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। और वरिष्ठ पत्रकार अतुल चंद्रा जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। शुरुआत बख्शी साहब मैं आपसे ही करना चाहूँगा। क्या ये माना जाए कि ये कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ भारत की तरफ से एक ट्रिलर है? पहले तो इसको समझना पड़ा किस परिप्रेक्ष्य में ये हुई है। जी, प्रत्यक्ष रूप से ये है कि अभी काफ़ी इन्फिल्ट्रेशन हुई है 13 मई और 17 मई के बाद। जी, और पाकिस्तान ने इन्फिल्ट्रेशन के लिए काफ़ी विलेजेस को निशाने पे रखा है, जिससे काफ़ी वहाँ पर इवैक्यूएशन हुआ है लोगों का। जी, आंकड़े जो आते हैं उसके हिसाब से बता दें करीब 10,000 लोगों को शिफ्ट किया गया है। 1,000 से 1700 तक का तो अभी पिछले 3-4 दिन में, क्योंकि पाकिस्तान ने विलेजेस को निशाना बनाया। जी, तो और किसने बनाया? पाकिस्तान आर्मी ने। तो वाजिब है कि अगर जो हमें प्यूनिटिव एक्शन लेना है, एक दंडनीय कार्रवाई लेनी है, तो वो पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ होगी। इसलिए पाकिस्तान आर्मी की ही पोस्ट को नुकसान पहुंचाया गया है। उनके विलेजेस को हमने नैतिकता के आधार के ऊपर नहीं अटैक किया है। जी, ये तो रही अभी की बात। जी, और अगर जो हम लोगों ने ये एक्शन इन आइसोलेशन लिया है तो इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। लेकिन अगर जो इसकी कोई जैसे आपने कहा कि ये ट्रेलर है, तो जिस तरह से पिछली गतिविधियां हुई हैं पिछले 2-3 महीने में, जी, उससे मुझे लगता है कि ये किसी और एक्शन का द्योतक है। अब ये हो या ना हो ये समय ही बताएगा, क्योंकि जिस तरह से सिचुएशन डिटीरियोरेट हुई है J&K में, जी, लगातार, चाहे वो स्टोन पेल्टर्स थे या फिर वो CRPF वालों से जो इस तरह उनके ऊपर असॉल्ट किया गया, या फिर लड़कियां जो लाई गई स्टोन पेल्टर्स के रूप में, ये सब जो सिचुएशंस हैं ये दिखाती हैं कि ये इतनी बिगड़ती हुई स्थिति को संभालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगर जो आप देखिए तो पॉलिटिकल उसमें भी ना तो बीजेपी कंफर्टेबल है PDP के साथ, और ना ही अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस कंफर्टेबल है इतनी हार के बाद, और क्योंकि उनका सहारा जो था कांग्रेस वो भी नहीं रहा और बड़ी बुरी हालत में है। तो इस तरह से सब अनकंफर्टेबल हैं। तो देयर इज पॉसिबली पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट रिक्वायर्ड, या पॉलिटिकल सीन को वहाँ से हटाने की जरूरत पड़ेगी ताकि आगे कोई सामरिक कार्रवाई की जा सके, क्योंकि समय पका है। JK त्रिपाठी जी, जिस तरह का पाकिस्तान का रवैया हम पिछले कुछ वक्त से देख रहे हैं, और भारत ने भी पाकिस्तान से बेहतर संबंध बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जब से ये नई सरकार आई, लेकिन क्या अब आपको लगता है कि संवाद के सभी रास्ते बंद हो चुके हैं? देखिए,
संवाद के सभी रास्ते कभी भी नहीं बंद होते और न बंद होने चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ कूटनीति में या विदेश नीति में ये होती है कि एटलीस्ट वन चैनल ऑफ कम्युनिकेशन शुड रिमेन ओपन, बी इट बैकडोर डिप्लोमेसी, बी इट बिहाइंड द कर्टन डिप्लोमेसी, और बी इट सम सॉफ्ट डिप्लोमेसी। तो एक चैनल तो कुछ ना कुछ खुला रहना चाहिए। लेकिन हाँ, ये है कि इसका मतलब ये नहीं कि हम ये संदेश न दें कि अब बहुत हो चुका है, नो मोर, और अब इसके बाद आपकी सैनिक कार्रवाई का जवाब सैनिक कार्रवाई से दिया जाएगा। और ये जो 9 मई की वीडियो है ये यही दिखाती है। एक चीज़ आप देखें कि 1 मई को जो हमारे सैनिकों के सर काटे गए मई के फर्स्ट वीक में, उसके जवाब में ये किया गया, और उसके बाद कितना घटनाक्रम में परिवर्तन हुआ है ये आप देखिए। 15 मई को जब आईसीजे ने पाकिस्तान के खिलाफ अपना प्रिलिमिनरी डिसीजन लिया, उसके बाद बौखलाए हुए पाकिस्तान में नवाज शरीफ और सेना के बीच की दूरियां बढ़ी, और अभी सेना की ओर से ये बयान आया कि नहीं, हम ये चीज़ नहीं मानते। और अभी देखिए पख्तूनख्वा के असेंबली ने भी ये पारित किया है कि नहीं, उसको कुलभूषण जाधव को फांसी दी जाए। अब इसका इस घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में देखें तो क्या है कि पाकिस्तान में अभी एक तरह का असमंजस है, और उस असमंजस का फायदा आर्मी उठाएगी। और इसीलिए आपने देखा कि अभी 2 दिन पहले 21 और 22 को मेरे ख्याल से आर्मी, पाकिस्तान की आर्मी को हमने इंगेज किया था। हमारे भी कुछ लोग मारे गए, आतंकी भी मारे गए। और ये भी है कि अब चूंकि बर्फ पिघल गई है, आवाजाही ज़्यादा सुगम हो गई है सीमा पर, इसलिए आतंकी ज़्यादा भेजे जाएंगे। और इसी के मद्देनज़र, इन सब के मद्देनज़र, और सबसे बड़ी बात जो अभी जनरल साहब ने कही कि गांव के गांव खाली करा लिए गए हैं, ये इस बात का संकेतक है कि कुछ बड़ी कार्रवाई के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। कार्रवाई भले न करें, लेकिन प्रिपेयर्डनेस हम अपनी बना रहे हैं, ताकि कुछ कार्रवाई हो, कुछ ऐसा मौका आए तो हमारे यहाँ कुछ कमी न रह जाए। हाल ही में जो वायुसेना अध्यक्ष है, एक बयान भी आया कि जब मुस्तैद रहने को कहा गया, क्या इसको भी एक संकेत के तौर पर देखा जाना चाहिए? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत है कि हमारी सेनाएं अपने उसमें चौकस हैं, तीनों विंग हमारे सेना को, कि कभी भी अगर बड़े स्तर पे कोई कार्रवाई हुई तो हम उसको कर सकते हैं, तुरंत अंजाम दे सकते हैं। ठीक है। प्रदीप सिंह जी, सर्जिकल स्ट्राइक 2 है क्या ये? निश्चित तौर पर सेना को सल्यूट है। सेना ने अपना काम किया है, और जिस तरह पाकिस्तान अपने नापाक इरादों के साथ बार बार इस तरह की हरकतें करता रहता है, इसका माकूल जवाब दिया जाना चाहिए। और सेना जवाब समय समय पर जवाब देती रहती है। ये पहला वाकया नहीं है जी। और आज परिस्थितियां क्या हैं? आज परिस्थितियां ये हैं कि पाकिस्तान को हमें सामरिक तरीके से के साथ साथ राजनयिक तरीकों पर भी घेरना होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इन्हें घेरना होगा। और सबसे पहले जो व्यापार हमारे उनके बीच में चल रहा है, हमारा मानना है कि अगर हम व्यापार प्राथमिकता के आधार पर अगर व्यापार बंद कर दें और मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा जो हमने पाकिस्तान को दे रखा है, इसे अगर सरकार समाप्त कर दे तो हमें लगता है पाकिस्तान की बैकबोन हमेशा के लिए टूट जाएगी और एक कराहता हुआ नजर आएगा। ये जो आप कह रहे हैं कि मोस्ट फेवर्ड नेशन के दर्जे पर पुनर्विचार की घोषणा सरकार ने की थी, ये दर्जा छीनना चाहिए, इस पर एक कमेंट मैं जेके त्रिपाठी जी आपका जरूर चाहूंगा। कितना फर्क पड़ता है अगर पूरी तरह से भारत व्यापार बंद कर देता है पाकिस्तान से, तो क्या अंतर देखने को मिल सकता है? देखिए, भारत पाकिस्तान के बीच में जो व्यापार है बमुश्किल 500 करोड़ रुपए का होता है जी। और मोस्ट फेवर्ड नेशन, कई लोग इसके बारे में जानकारी शायद नहीं रखते हैं पूरी। मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब ये नहीं होता कि हम बाकी सारे राष्ट्रों के ऊपर उनकी तुलना में आपको ज्यादा प्राथमिकता देंगे। मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब ये होता है कि जितना और लोगों को प्राथमिकता दी जा रही उतना ही आपको देंगे, उससे कम नहीं है। आपके खिलाफ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। तो इससे व्यापार पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, एक सिंबलिज्म है, एक संकेतक है कि हाँ, हम ये भी कर रहे हैं, हम जितने दरवाजे बंद कर सकते हैं वो हम बंद करेंगे। जैसे जल संधि की बात है, सिंधु की जल संधि, उसमें भी मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि अभी तक हमने ये क्यों नहीं किया, क्योंकि बाकी सारी चीजों पे तो आप अंतर्राष्ट्रीय पंचायत में जा सकते हैं। लेकिन एक चीज है कि आपको 70 लाख
स्क्वायर फीट जी पानी आप अपने उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं बिना किसी चीज को, बिना किसी प्रोविजन को इन्वोक किए, और वो हम नहीं कर रहे हैं। जी वो हमें करना चाहिए। उससे पाकिस्तान में खास तौर से पंजाब के प्रांत में वो काफी फर्क पड़ेगा। जी। तो ये चीजें हमें करनी चाहिए। और मोस्ट फेवर्ड नेशन का जैसे मैंने कहा, वो कोई खास बहुत खास फर्क नहीं पड़ेगा। 500 करोड़ का व्यापार कोई बहुत खास नहीं होता, जी क्योंकि वैसे भी ज्यादातर व्यापार भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है अनफॉर्चुनेटली दुबई से होता है, डायरेक्ट नहीं होता। जी, यानी एक संकेत के तौर पर आप कह रहे हैं कि संकेत के तौर पर जरूर हो सकता है, लेकिन व्यापार बंद करने से इसका कुछ ज्यादा खास प्रभाव नहीं पड़ सकता है। के शुक्ला जी, उड़ी हमले के बाद से भारत की जो रणनीति रही है अब तक देखने को मिली है, क्या आपको लगता है कि इसमें भारत को थोड़ी बहुत कामयाबी मिल पाई? देखिए अक्षत जी, मैं सबसे पहले भारत की सेना को अपनी बहुत बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने लगभग 10 बंकर जी पाकिस्तानियों के सीमा के पास के नष्ट कर दिए। यह समय की मांग भी है। जी जैसा अभी बख्शी जी कह रहे थे, त्रिपाठी जी, कि सेना ने अपना एक्शन और रिएक्शन दोनों दिखाए। जी आवश्यकता पड़ने पर पुनः इस तरह की पुनरावृत्ति भी होगी, और हो सकता है इससे तेज पुनरावृत्ति हो। ये जब प्रश्न पूछे जा रहे थे पहले कि आखिर कर क्या रही है भारत सरकार, तो हमारे कई केंद्रीय नेताओं ने ये बात कही थी कि सेना को हमने अधिकार दे रखा है, समय और स्थान दिन ये सेना और अपनी सुविधा के अनुसार तय करेगी कि उसको जी। कब क्या करना है। लेकिन हर एक्शन का रिएक्शन और उसका प्रतिकार भारतीय सेना मजबूती के साथ करेगी, इसका पूरा आश्वासन दिया जा रहा है। सर, तमाम रक्षा विशेषज्ञ सेना भी के इस बात को खुली मानते हैं, छूट के शुक्ला जी, कि अब प्रो एक्टिव होकर भारत को काम करना होगा, तब कहीं पाकिस्तान पर थोड़ा बहुत असर पड़ेगा। वरना आपको लगता है कि इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आ जाएगा? देखिए, मेरे गांव में जी कुछ लोग ऐसा करते हैं। पाकिस्तान की जो स्थिति है वो मैं बयान करना चाहता हूं कि पाकिस्तान विश्व के रंगमंच पर अपने को बहुत पाक साफ दिखाने की कोशिश करता है। वो क्या करता है, जब सत्यनारायण की कथा होती है, एक बच्चा गांव में, कई शरारती बच्चे थे, तो वो एक दो लोग क्या करते थे, कथा में जाते थे, बैठ करके कोई भी कथा सुन रहा है उसके पीछे एक टीप मार देते थे। आदमी ढूंढता रहता था किसने मारा, और जब उसको पकड़ लेते थे तो वो इधर उधर भाग लेता था। सेम पाकिस्तान यही कर रहा है, बच्चों की तरह हरकतें। वो कभी भारत में अपने कुछ आतंकवादियों के भेष में सेना के जवानों को भेज देगा, कभी वो किसी गांव में अटैक कर देगा। भारत सारी गतिविधियों पे नजर है, और भारत की जनता और भारत की सरकार, भारत की सेना पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देगी, और इतना जबरदस्त देगी कि भविष्य में पाकिस्तान किसी तरह की हरकत करने के लायक नहीं बचेगा। मैं इतना आश्वासन आपको दे सकता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री, इसी प्रधानमंत्री जो आज हैं, इनके नेतृत्व में परमानेंट स्थायी रूप से पाकिस्तान की समस्या का समाधान निकलेगा। चले ठीक है, ये आप लोग भरोसा जाहिर कर रहे हैं कि समाधान निकलेगा इस समस्या का। देखिए, मेरे भी कांग्रेस के मित्र ने कहा कि हमें व्यापार बंद कर देना चाहिए, हमें मोस्ट फेवर दर्जा दे, नेशन का दर्जा बंद कर। उसका जवाब हमारे त्रिपाठी जी ने दिया है। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आखिर ये मोस्ट नेशन फेवर का दर्जा क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद दिया गया? ये जो व्यापार एक संकेत के तौर पर 500 करोड़ का, के शुक्ला जी, एक संकेत के तौर पर तो देख ही सकते हैं ना कि हमारे रिश्ते बेहतर नहीं है। सेना की एक्शन का भी राजनीतिकरण करने लगे, यही समस्या इनकी है, यही समस्या है इनकी।
समय आने पर ये भी किया जा कार्रवाई सकता है। सेना कर रही है और ये राज्य आप- सरकार कर रहा ये है। आप नहीं के शुक्ला जी, ये बात तो आप नहीं कह सकते भारतीय जनता पार्टी को कि जहां पर बचना देश चाहिए। की बात है वहां पर तमाम सियासी पार्टियां सब एक साथ हैं, मुखर हैं इस तरह की कि अगर इस तरह पाकिस्तान के जिस आरोप भाषा में प्रत्यारोप सुधरना चाहता है उसी भाषा में हम जवाब दें और हम सरकार का भी सपोर्ट करेंगे, सेना का मनोबल बढ़ाएंगे। सेनाओं या सेना के जवानों को पाकिस्तानी आतंकी काट लिया। ठीक है के शुक्ला जी, प्रदीप सिंह जी, आवश्यकता के सर अनुसार क्या होगा? इस तरह से बहस का कोई निष्कर्ष निकलने वाला नहीं है सर। सर अपनी अपनी बारी का इंतजार कीजिए प्लीज। लोगों के साथ सत्ता सरकार कर प्रदीप सिंह जी मैं आपके पास आऊंगा, के शुक्ला जी मैं आपके पास भी आऊंगा और अनुरोध ये है कि इस मुद्दे पर राजनीति ना हो, है ना। तमाम मुद्दे हैं राजनीति करने के लिए, जहां पर देश की एकता, अखंडता, अस्मिता से जुड़ा हुआ मसला है उस पर कम से कम सियासत नहीं उपायों की बात हो। सेना के एक्शन पर भी ठीक है। राजनीति ही कर रही है। ठीक है प्रदीप सिंह जी मैं आपके पास आऊंगा, शुक्ला जी आपके पास भी आऊंगा। अतुल चंद्रा जी, अब के शुक्ला जी जिस तरह से भरोसा ये जाहिर कर रहे हैं कि अब इसी सरकार में हल निकलेगा, जो भी समस्या की मूल जड़ है, कश्मीर से भी इंटेंशन देख रहे हैं, उस समस्या का भी सुलझाव होगा और पाकिस्तान को भी सुधारेगा भारत, भरोसा कर सकते हैं आप? अभी राजनाथ सिंह जी का एक बयान आया था कि वो अपने कार्यकाल में ही इस सरकार के कार्यकाल में ही कश्मीर समस्या का समाधान निकाल लेंगे। तो अब समाधान का प्रारूप क्या होगा ये हम लोगों को नहीं मालूम है, लेकिन जिस असर्टिवनेस के साथ उन्होंने ये बात कही थी तो ये मान के चला जाए कि सरकार किसी पॉलिसी के ऊपर काम कर रही होगी ताकि कश्मीर का मसला हमेशा के लिए सुलझ जाए। लेकिन वो इतना आसान नहीं होगा जितना आसान नजर आ रहा है, या जितनी आसानी से हम लोग कहें इस बात को कि भाई कश्मीर का मसला 2 साल में सुलझ जाएगा जी। क्योंकि कश्मीर के मसले को सुलझाने के लिए बहुत सारे एंगल्स हैं जिनको देखना पड़ेगा। अकेले भारत को ही अगर आर्म्ड इन्वेजन करके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर कब्जा करना है तो वो शायद हो जाए, लेकिन वो इतना आसान काम नहीं है कि हम कल अपनी सेना को कह दें, आदेश दे दें कि भाई अटैक कर दो तुम पाकिस्तान के ऊपर। कोई भी युद्ध, कोई भी सामरिक रणनीति इस तरह से नहीं तैयार की जाती है जी। ये जो टैक्टिकल स्ट्राइक्स हो रही हैं जी ये शायद उसी दिशा में एक कदम है। जी। देखना ये है, एक तो ये हो गया कि जो बॉर्डरिंग विलेजेस हैं उनको खाली करवा लिया गया है। जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही हैं पाकिस्तानी चौकी उनको सेना अब डिस्ट्रॉय कर रही है जी। एज एंड व्हेन इट डिसाइड्स। जब उसको लगता है कि अब ये ज्यादा हो रहा है इन्फिल्ट्रेशन पाकिस्तानी सेना के कवर में, तो हमको एक्शन लेना चाहिए एंड दे गो ऑल आउट। अब सवाल ये उठता है कि ये टैक्टिकल स्ट्राइक्स कब तक चलेंगी। जी। जाहिर सी बात है कि एक पॉइंट पर हमारा दुश्मन भी रिस्पॉन्ड करेगा। जी। जो उनके गोले अभी गांव में पड़ रहे हैं, सिविलियंस को मार रहे हैं जी। वो फिर कोई जाहिर सी बात है दूसरी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करेंगे। उस समय फिर हम फुल स्केल वॉर की बात कर सकते हैं जी। लेकिन अभी उस स्टेज तक पहुंचने में वक्त लगेगा, क्योंकि जैसे त्रिपाठी जी ने कहा जी। बातचीत का दरवाजा नहीं बंद होना चाहिए। अभी आपने देखा थोड़े दिन पहले जिंदल साहब गए थे पाकिस्तान बैक चैनल डायलॉग के लिए। जी। तो हर तरह से प्रयास होंगे, उसके बाद फिर आगे होगा। और यह भी नहीं मान लेना चाहिए कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आएगा। पहली सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी इन्फिल्ट्रेशन हुए, आर्मी के कैंप्स पे अटैक हुआ जी। 2 सोल्जर्स बिहेड किए गए, सब कुछ हुआ। तो ये चलेगा, लेकिन अपने आर्मी का अपना रिस्पांस भी अब तय है कि एक पॉइंट के बाद हम फिर एक टैक्टिकल स्ट्राइक करेंगे। उसी एक पॉइंट की सर हम बात कर रहे हैं, सीवियर हो। जनरल AK बख्शी साहब, मैं आपके पास आता हूं। जिस प्रोएक्टिव अप्रोच की हम बात कर रहे हैं कि अब प्रोएक्टिव होना पड़ेगा,
एक्शन पर रिएक्शन तो हम देते हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि वक्त आ गया कि क्यों हम इंतजार इस बात का करते हैं कि उनकी तरफ से कुछ हो, उसके बाद हम उस पर रिएक्ट करें? क्या इस तरह के हमले लगातार नहीं होने चाहिए? देखिए, ये जो हमारी चर्चा है ये कहीं इधर काफ़ी फैल रही है जी। एक तो मैं सबमिट करना चाहूँगा कि J&K का सल्यूशन जो है वो मिलिट्री बिल्कुल नहीं है जी। इसका सल्यूशन है पॉलिटिकल सल्यूशन। उसके लिए ग्राउंड बना सकती है आर्मी, वायलेंस लेवल नीचे ला करके, लेकिन जो पॉलिटिकल प्रोसेस है जिससे इसको सॉल्व करना है, जिसमें आर्टिकल 370 और वगैरह वगैरह सब कुछ शामिल है, और जो ज़मीन सबमिट की सीड की हुई है चाइना को वगैरह वगैरह, डिप्लोमेसी एट्सेट्रा। जी। तो ये ग्राउंड्स तैयार किया, जैसे आपको पता होगा 71 वॉर के लिए क्या क्या नहीं किया गया था लड़ाई लड़ने से पहले। तो ये इतना ज़्यादा ना पढ़ें इस पर्टिकुलर इंसिडेंट्स में जो आज ये जो आप वीडियो देख रहे हैं जी। तो एक तो ये है, और दूसरा ये है कि इसका जो केंद्र है वो अभी देख लीजिए, ये जो आर्मी के खिलाफ जो एक्शन कर रहे हैं पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ, ये कोई बहुत बड़ी नई चीज़ नहीं है, लेकिन एक माहौल में, इस सिचुएशन में, जबकि बहुत ख़राब हो चुकी है सिचुएशन मतलब इंटरनल सिचुएशन कश्मीर में, और उसके परिप्रेक्ष्य में अगर जो आप देखिए तो ये शायद द्योतक है किसी बड़े कदम का, लेकिन वो बड़ा कदम भी सोल्यूशन नहीं है J&K का। सो इसको इस परिप्रेक्ष्य में प्लीज देखा जाए, और ना कि समझें कि साहब कोई लड़ाई जो है किसी चीज का हल है। बिल्कुल। और जो वार्ता की बात भी हम कर रहे थे कि क्या संवाद के रास्ते सभी बंद हो चुके हैं या अभी भी कोई गुंजाइश नजर आती है, लेकिन देश में जो एक माहौल बना हुआ है J.K. त्रिपाठी जी, कि पाकिस्तान को कई बार समझाने की कोशिश की गई, दोस्ती के लिए भी हाथ बढ़ाया गया, लेकिन पाकिस्तान समझने को तैयार नहीं है। लोग भी लगातार देश के जिस तरह से मांग कर रहे हैं कि समझाने का वक्त खत्म हो चुका है, अब घर में घुसकर मारना शुरू करना होगा, तभी कोई इलाज है। क्या ये स्ट्रेटेजी कारगर होगी, या फिर जैसा कि कहा जा रहा है कि तमाम मोर्चों पर घेराबंदी पाकिस्तान की करें, उस पर दबाव बने, तब कहीं पाकिस्तान सुधरेगा? देखिए, हमें सभी मोर्चों पे एक साथ पाकिस्तान को घेरना चाहिए, चाहे वो मिलिट्री हो, इकोनॉमिक हो, डिप्लोमेटिक हो, या वो सिक्योरिटी एंगल से हो। क्योंकि देखिए, एक चीज़ ये है कि पाकिस्तान सुधरेगा नहीं जब तक पाकिस्तान का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वर्तमान है जी। और सुधरेगा नहीं, तो उसके लिए चारा क्या है? एक ये है कि आप कूटनीतिक दबाव डालें, दूसरा ये है कि आप मिलिट्री एक्शन करें। जैसा जनरल बख्शी साहब ने कहा, मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि मिलिट्री एक्शन हो सकता है, लेकिन वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं होगा। अभी हमारे एक पैनलिस्ट ने कहा कि नहीं, आखिर में हम वार छेड़ने की बात कर सकते हैं। सीधी चीज़ है कि इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से वार या युद्ध जो है इलीगल है जी। और कोई भी कंट्री, इसीलिए कोई भी कंट्री ये नहीं कहती कि हम युद्ध छेड़ रहे हैं। ना हमने कहा 71 में, ना पाकिस्तान ने कहा। हमने कहा पाकिस्तान ने युद्ध छेड़ा है, पाकिस्तान ने कहा हमने युद्ध छेड़ा है, क्योंकि कोई भी कंट्री एक्सेप्ट नहीं करती कि वो युद्ध छेड़ेगी। तो युद्ध एज सच, युद्ध छेड़ना वो संभव नहीं है। जी। दूसरी चीज जो ये है, वहाँ भी मैं बख्शी साहब से इत्तेफाक रखता हूँ कि कश्मीर समस्या का हल सिर्फ सैनिक कार्रवाई नहीं है। जी। सिर्फ संविधान के आर्टिकल्स में संशोधन नहीं है, या सिर्फ वहाँ पे लोगों को रिहेबिलिटेशन करने की बात नहीं है, क्योंकि कश्मीर का 1/3 हिस्सा पाकिस्तान के पास है। इसलिए बिना पाकिस्तान को इन्वॉल्व किए उसका हल नहीं हो सकता परमानेंट। और पाकिस्तान को आप कैसे इन्वॉल्व करेंगे? पाकिस्तान को सबसे बड़ी चीज कहाँ इन्वॉल्व करेंगे? पाकिस्तान में गवर्नमेंट को बोलेंगे गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट सिविलियन है या गवर्नमेंट मिलिट्री है? और सबको पता है कि सिविलियन सरकार के पीछे, सिविलियन सरकार तो एक प्रॉक्सी है, एक फेस है, मिलिट्री लगी हुई है। तो जब तक वहाँ की मिलिट्री को हम इतना वो नहीं कर देते कि मिलिट्री वहाँ की जो है उसकी इम्पोर्टेंस खत्म हो जाए, क्योंकि ऐसे तानाशाही देशों में मिलिट्री की इम्पोर्टेंस तभी होती है, जनरल बख्शी मुझसे इत्तेफाक करेंगे, जहाँ तभी तक होती है जब तक एक वॉर टाइप सिचुएशन, एक वार का हवा बना होता है, होक्स बना होता है कि बॉर्डर पे टेंशन है, वार है तो उसको मिलिट्री संभालेगी। तो जब तक वो स्थिति नहीं होती, और ये स्थितियां मिलिट्री को अपनी इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए बड़ी मुफीद होती हैं, बड़ी सही होती हैं। तो जब तक
मिलिट्री का की इम्पोर्टेंस वहाँ नहीं, मिलिट्री जब तक कंट्रोल में नहीं रहेगी, रेगुलेटेड नहीं रहेगी, जैसे हमारे यहाँ मिलिट्री रेगुलेटेड है, एक नियम है, एक कानून है, उसके अंदर मिलिट्री चलती है। समस्या ये हो जाती है कि हमारे यहाँ एक सरकार है जिसकी एक आर्मी है जी, इसके ठीक उलट पाकिस्तान में एक आर्मी जिसकी अपनी सरकार है जी। तो जब तक वो नहीं करेंगे और उसके लिए राजनाथ सिंह जी हों या जो भी हों, वो अभी इंश्योर नहीं कर सकते कि पाकिस्तान के हुक्मरान किस तरह के होंगे अगले 3 साल में। मुझे नहीं लगता कि अगले 3 साल में पाकिस्तान की हुक्मरानी में इतना बड़ा परिवर्तन आ जाएगा कि कोई परमानेंट सॉल्यूशन इसका हो सके। तो जनरल बख्शी साहब, जैसा कि आपने अभी कहा कि इस तरह की कार्रवाई पहले भी होती रही है और इसको उस नज़रिए के साथ देखा नहीं जाना चाहिए, और जैसी बात हो रही है कि एक संवाद का भी रास्ता होता है और सैन्य कार्रवाई भी होती है ज़रूरत पड़ने पर, तो क्या ये जो अब तरीका अपनाया जा रहा है भारत की तरफ से और जिस तरह से कार्रवाई भी की जा रही है और लगातार बयान भी इस तरह से आते हैं कि हमने भारतीय सेना को, भारत सरकार कहती है कि पूरा मुक्त कर रखा है कि आप अपने हिसाब से डिसाइड कीजिए किस तरह से जवाब देना है, इससे सेना का मनोबल इतना हाई पर होगा कि इस तरह की कार्रवाई अगर पाकिस्तान की तरफ से होती है तो उसका माकूल जवाब दिया जाए, इसको लेकर भी रणनीति होगी? नहीं, देखिए, जैसे अभी त्रिपाठी जी ने बताया था कि वहाँ की मिलिट्री जो है वो रूलिंग मिलिट्री है, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि 71 वॉर के बाद जी आर्मी की स्थिति इतनी खराब हो गई थी पाकिस्तान में कि जिसको कहते हैं मुहावरे के तौर पे कि सड़क चलते लोग पत्थर मारते थे, क्योंकि इतनी डिस्क्रेडिटेड थी। वो कहते थे भाई तुम लोग इसीलिए इतना हाव भाव कर रहे थे और यहाँ पे पहुँच गए हो। तो अगर जो आर्मी, इंडियन मिलिट्री लेती है कोई एक्शन, इंडियन आर्मी, तो वो उस आर्मी को डिस्क्रेडिट करने के लिए काफी होता है। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक उन्होंने ओन ही नहीं किया कि ऐसा कुछ हुआ, क्योंकि वो इतनी बेइज्जती फील कर रहे थे, जबकि इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम तो सीधा एक्सेप्ट करते हैं अगर जो कोई अटैक करते हैं तो ये एक परिप्रेक्ष्य है। और जहाँ तक ये जो स्ट्राइक है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, ये डेफिनेटली एक आइसोलेटेड इंसिडेंस भी नहीं है, और क्योंकि किसी भी एक इंसिडेंस को देखा जाता है तो उसका कुछ माने होता है जी। ये नहीं कि हमने एक बारी जवाब दे दिया और हम फिर उसके बाद बैठ जाएंगे। जरूर प्रत्युत्तर आएगा और उसके लिए हमें तैयार होना चाहिए। क्या हम तैयार हैं? बिल्कुल, उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि हम बिल्कुल तैयार हैं। और एक हमें को अपनी सोच में देखिए, जहां जोर चलता है ना, वहां कमजोर का कोई काम नहीं जी। जब शांति वार्ता हो रही हो तो ठीक है, आप करिए। जब जोर चले फिर भी आप एकदम दब्बू होकर के कुछ बात करें तो उसमें एक राष्ट्र की साख के ऊपर बात आती है। तो ये जो है, ये इसको मैं फिर से कहूंगा कि इन आइसोलेशन इतना बड़ा इंसिडेंस नहीं है, लेकिन ये डेफिनेटली कोई एक पायदान जरूर है। यानी ये संकेत देते हैं कि आने वाले वक्त में तस्वीर कुछ और भी दिखाई दे सकती है। क्योंकि शुक्ला जी, आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं, अपनी बात भी पूरी कीजिए। साथ ही जो आपने ये भरोसा जाहिर किया कि 2 साल में आने वाले कुछ ना कुछ इलाज तो होगा, चाहे वो कश्मीर के मसले पर हो, वो चाहे पाकिस्तान के मसले पर, कुछ रणनीति भी बताएंगे कि क्या स्ट्रेटेजी होगी? क्या युद्ध के मार्फत नतीजे निकालने का आप लोगों ने प्लान किया है, या फिर चारों तरफ से जो हम घेरने की बात कर रहे हैं उस पर भी अमल होगा? अच्छा जी, जैसे बख्शी जी कह रहे थे जी, और त्रिपाठी जी भी कह रहे थे कि युद्ध कोई अंतिम वो नहीं है रास्ता जी, वो आखिरी रास्ता होता है। क्योंकि युद्ध से दोनों तरफ का बहुत बड़ा नुकसान होता है। हमारे जो महाभारत है, अपनी जो महाभारत हुई, उसमें भी भगवान कृष्ण ने शिशुपाल के 100 अपराध माफ किए, लेकिन जब वो नहीं माना और अपनी शरारतों से बाज नहीं आया तो 99 के बाद उनको चेतावनी देकर शिशुपाल का वध भी करना पड़ा। भारत की सरकार वार्ता के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से, कूटनीति के माध्यम से
जिस रास्ते पे चलना होगा उस रास्ते पे चलेगी। कश्मीर में कई इस 3 साल की सरकार में अगर आप वहां के वातावरण का अध्ययन करें, पत्थर चल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। कुछ 1000 लोग, 2000 लोग, 5000 लोग आकर 10,000 लोगों की भीड़ आकर के ये काम करती है। लेकिन उसी कश्मीर में, उसी श्रीनगर में कई लोग सेना में भर्ती होने के लिए, कई नौजवान कश्मीर के आए हुए हैं जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं। जी। अभी आपके टीवी चैनल पे भी एक बार किसी में कार्यक्रम हुआ था कि एक मेजर को मार दिया गया था, लेफ्टिनेंट को। अनेक नौजवान उसके बावजूद टीवी में दिखाई पड़े कई चैनलों पर, जो इस बात की आलोचना कर रहे थे जो उसके साथ हुआ, और सेना में फिर भी भर्ती होना चाहते हैं। श्रीनगर की लड़की आईएएस में पूरे भारत में टॉप करती है। आईआईटी में न जाने कितने नौजवान कश्मीर के शामिल हो रहे हैं। नहीं तो सर, जब सारा माहौल आप लोग समझ रहे हैं तो है। इन पत्थरबाजों के खिलाफ भी कोई रणनीति है क्या आप लोगों के पास में? भले ही आप करें कि ऐसे लोगों की संख्या कम है, हम इस बात को मानते हैं, लेकिन इनका परमानेंट इलाज कुछ करने की तैयारी है क्या? नहीं, बिल्कुल। आपने अभी देखा होगा कि गांव-गांव में घुसकर सेना ने पूरे गांव को खाली कराकर घर घर की तलाशी ली है। जहां भी कोई आतंकवादी छिपा हुआ मिला उसके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। एक नहीं, कई गांवों में इस तरह के काम वहां चल रहे हैं। जी। निश्चित रूप से आप आने वाले समय में, चूंकि रणनीति पर टीवी में बैठ के बहस नहीं की जा सकती, और ना मुझे इसकी जानकारी रहती है, ना मुझे इसकी जानकारी है। जी जी। ये तो कुछ चंद लोग हैं जो केंद्रीय स्तर पर और जो प्रदेश हैं जो इसको जानते हैं, और उसके बाद वो भी टीवी पे बहस नहीं करेंगे। नहीं सर, लेकिन एक चिंता तो होती है ना जहन में, जब तस्वीरें सामने आती हैं कि हमारे सेना के जवानों के साथ किस तरह का व्यवहार कुछ लोग करते हैं, जिन कुछ लोगों का जिक्र आप कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं जो पत्थरबाजी करते हैं, और वो कौन लोग हैं जो इन पत्थरबाजों का संरक्षण कर रहे हैं? उनको लेकर भी तो चिंता होनी चाहिए ना। उस दिशा में भी आपको मालूम है कि हुर्रियत के कई नेता बेनकाब हुए हैं कि उनको पैसा कहां से आ रहा है। उसकी जांच शुरू हो गई है, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। हर स्तर पर, हर तरह से भारत की सरकार, भारत की सेना, और जहां जैसी आवश्यकता है, जैसा अभी त्रिपाठी जी कह रहे थे और बख्शी जी भी कहा कि कश्मीर की समस्या का समाधान सेना के पास नहीं है। इसी समाधान वही तो पूछ रहे हैं, वही तो हम भी जानना चाह रहे हैं कि क्या स्ट्रेटेजी होगी, युद्ध के अलावा क्या विकल्प आप देखते हैं? देखिए, ये लोकतंत्र का तकाजा था जी कि दो विपरीत विचारधारा के लोगों ने कश्मीर में लोकतंत्र खत्म न होने पाए, दो विपरीत विचारधारा के लोगों ने मिलकर कश्मीर में सरकार दी। क्यों? क्योंकि जम्मू में भारतीय जनता पार्टी जीती ज्यादातर सीटें, श्रीनगर में, घाटी में मुफ्ती में जीती। अब उस समय ये लोकतंत्र का तकाजा था कि हम एक सरकार देते, हमारे उनके विचार भी मेल नहीं खाते हैं, लेकिन प्रदीप सिंह जी भी तो यही कह रहे हैं, उनकी पार्टी ये कह रही है कि जब आपके विचार मेल नहीं खाते हैं तो परिस्थितियों में बदलाव कैसे होगा? आप दाहिने चलेंगे, वो बाएं भागेगी। आपने मुफ्ती जी के पहले की गतिविधियां, पहले के उनके स्टेटमेंट देख लीजिए और आप देख लीजिए। जो मुफ्ती जी आतंकवादियों के प्रति बड़ी नम्र रहती थी, आज वही उनके ऊपर कार्रवाई करा रही है। उन्हीं के मुख्यमंत्री काल में कार्रवाई हो रही है, उन्हीं के उसमें सब चल रहा है। मतलब यह है कि धीरे धीरे हर चीज को कंट्रोल करने की स्थिति की जा रही है। उसको देश की सुरक्षा के साथ, देश की समस्याओं के साथ, श्रीनगर की, कश्मीर की समस्या के साथ उन चीजों को लाया जाएगा और उनका सोल्यूशन निकाला जाएगा, क्योंकि रास्ता लोकतंत्र से ही ढूंढना पड़ेगा। लेकिन वहां समस्या जो है, ये भी सर जानना बेहद जरूरी है कि हम सही दिशा पर चल रहे हैं कि नहीं। आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र के जरिए ही रास्ता निकाला जा सकता है और निकाला जाना चाहिए, तो क्या हम उस रास्ते पर हैं प्रदीप सिंह जी? रजत जी, स्थितियां ये हैं कि सबसे पहले एक पार्ट है कश्मीर,
एक पार्ट है कश्मीर। अब कश्मीर की स्थिति ये क्या है, कश्मीर में बहुसंख्यक आबादी ऐसी है जो देशभक्त है, जो भारत की नागरिकता, भारत को पसंद करती है, लेकिन सरकारों की स्थिति क्या है, उनको नजरअंदाज किया जाता है। और वो लोग जो अराजक हैं, जो अलगाववादी लोग हैं, जो देश, जिनको आप ये कह सकते हैं वो देशद्रोही हैं, सरकारें उन पर मेहरबान रहती हैं। जो ये पत्थरबाज होते हैं, आप ये बताइए, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि कर रहे हैं कि 2 विचारधारा के लोगों ने मिलकर सरकार बनाई। ये विचारधारा कौन सी विचारधारा है? ये वो विचारधारा है जिन्होंने, जो आतंक को समर्थन देती हैं। ये वो विचारधारा है जो बुरहान बानी की एनकाउंटर पे ये बात का बयान आता है। फारूक अब्दुल्ला क्या कहते हैं सर, जिनके साथ में आप लोग हैं? उनके ये हालात अब से 3 साल पहले, अगर प्रदीप सिंह जी, होते 3 साल पहले आप लोगों को नहीं पता था? चलाती 3 साल पहले आप लोगों को जानकारी नहीं थी कि ये अलगाववादी जो है असल में खेल यही खराब करने का काम करते हैं? फारूक अब्दुल्ला भी तो नहीं। निश्चित तौर पर आज देखिए आज इसका राजनीतिक परिदृश्य पे देखने की जरूरत है। आज स्थिति आई है, जब से ये सरकार बनी है, हर शुक्रवार को जिस तरह पत्थरबाज इकट्ठा हो रहे हैं, पाकिस्तान की ये हरकतें आज की नहीं है ना प्रदीप सिंह जी, झंडे दिखाए जा रहे हैं, ये आज की हरकतें नहीं है। जब आप इस बात को लेकर सवाल उठा देते हैं कि 2 विपरीत धाराएं एक साथ मिलकर कश्मीर में बह रही हैं, सरकार में साथ रह रही हैं, तो फारूक अब्दुल्ला को भूल जाएंगे क्या? वो इस तरह की बयानबाजी करते हैं। नहीं, फारूक अब्दुल्ला नहीं, देखिए आज परिस्थितियां ये हैं कि आज हमें कश्मीर का समाधान ढूंढना होगा। दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ यह है कि आज पाकिस्तान को हम क्या लोकतांत्रिक देश मानते हैं? वहां का सर, आपके मानने न मानने से क्या फर्क पड़ता है? पाकिस्तान तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, पूरी तरह शून्य हो चुका है। अतुल चंद्रा जी, पूरी तरह शून्य हो चुका है। वहां पर पाकिस्तान को लेकर ऐसा तो नहीं है कि ये स्थिति अभी पिछले 2-4 साल में बनी है। देश के प्रधानमंत्री वहां के प्रधानमंत्री से मिलने चले जाते हैं और समस्या का समाधान निकालने चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना, ऐसी परिस्थितियों से बचना चाहिए। नहीं अतुल चंद्रा जी, आक्रामक रवैया अपनाना होगा। एक तरफ ये कहा जाता है कि भाई ये तो लड़ाई पर आमादा है, इन्हें बातचीत के जरिए रास्ता सुलझाना चाहिए, लोकतंत्र का तकाजा यही कहता है। दूसरी तरफ अगर मुलाकात संबंध को बेहतर बनाने की कोशिश की जाती है, उस पर भी सवाल उठाए जाते हैं कि भाई वहां पर चले गए मुबारकबाद देने के लिए, नहीं करना चाहिए था ऐसा। और जो चिंता कांग्रेस जाहिर कर रही है, ये चिंता क्या कांग्रेस ने इससे पहले जाहिर की जब वो इतने साल तक देश में राज करती रही? उन्हें नहीं इस बात का एहसास था कि अलगाववादी क्या खेल कर रहे हैं? कश्मीर समस्या इन्हीं की देन है। पूरी दुनिया के पहले राष्ट्राध्यक्ष होंगे जो किसी दूसरे राष्ट्र में बगैर बुलाए पहुंच गए। सर, जिनको आप कह रहे हैं कि धुर विरोधी 2 धाराएं एक साथ हुई हैं, उन्होंने कहा, महबूबा मुफ्ती की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा था कि इसको कमजोरी के तौर पर न देखा जाए, ये मजबूती भरा कदम था, इसकी सराहना होनी चाहिए। अतुल चंद्रा जी, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये महबूबा मुफ्ती ने कहा था। अतुल चंद्रा जी, महबूबा मुफ्ती का बयान क्या था बताइए आप। सर देखिए, कश्मीर की समस्या जो है वो बहुत पुरानी है। उनकी छोड़िए, आप पहले उनकी बताइए आजाद की क्या थी? क्यों छोड़े? आपके कांग्रेस के नेता आजाद की प्रतिक्रिया क्या थी? बगैर बुलाए आप नवाज शरीफ के नवासी के शादी में पहुंच जाते हैं। आपका प्रतिनिधिमंडल आप ही सही से जाके पाकिस्तान में वार्ता करता है, इस पर आप कोई आपका ये बड़ी विडंबना है। एक तरफ कहा जाता है कि देश के मसले पर हम सब एक हैं, लेकिन मौका मिलते ही राजनीति भी शुरू कर दी जाती है। अतुल चंद्रा जी क्या कहेंगे? ये जो गड्ढे खोदे गए थे, कश्मीर की समस्या बहुत पुरानी है। आपको अगर याद हो तो जगमोहन जी जब वहां गवर्नर थे, उस समय वहां पर किस तरह से स्थिति को काबू करने की कोशिश की गई थी, उस समय क्या हालत थे वहां पर। उसके बाद भी परिस्थितियां वैसी ही बनी रही। यहां तक जब अडवाणी जी होम मिनिस्टर थे तो हॉट परसूट पॉलिसी एक डिक्लेयर की गई थी, क्योंकि आतंकवादी आकर के कश्मीर में तब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। वही सब हो रहा था जो आज हो रहा है। तो कश्मीर का मसला एक हिस्टोरिकल इशू आप कह लीजिए इसको, और इसमें चाहे पीडीपी हो चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस, दोनों हुर्रियात से अपने आप को अलग नहीं कर सकते हैं। और हुर्रियात के नेता क्या करते हैं ये अभी हम सबको पता चल गया है। अभी 1-2 रोज पहले एक चैनल पे हम देख रहे थे कि अब एलईटी क्या कर रही है कश्मीर में,
छोटे छोटे बच्चे अब नारे लगा रहे हैं, वो उसमें 5 साल 10 साल इस तरह के बच्चे हैं जी, जो नारे लगा रहे हैं आजादी आजादी। तो आप इमेजिन करिए कि अगर वो अपने मिशन में सक्सीड करते हैं और बच्चों को आगे करते हैं, अभी तो युवा हैं जो पत्थर फेंक रहे हैं जी, और अगर वो छोटे छोटे बच्चों को एक बना लेंगे, अपनी शील्ड बना करके चलेंगे, तब आप क्या करेंगे? तो कश्मीर के इशू को जिस सीरियसनेस से देखना चाहिए वो शायद केंद्र सरकार का काम है, वो कर रही होगी। जी जी, लेकिन ये कहना कि मुफ्ती महबूबा मुफ्ती या फारूक अब्दुल्ला ये लोग ठीक हैं, हम लोग के फेवर में, ये लोग तब तक ठीक हैं जब तक ये लोग सत्ता में हैं। तो इस बात को जेके त्रिपाठी जी, क्या इस बात को सरकारें नहीं समझती हैं? पिछले उदाहरण दिए जाने लगते हैं, मौजूदा सरकार कहती है कि पिछली सरकारों की जो गड़बड़ियां थीं उनको ठीक करने में वक्त लगेगा। क्या कश्मीर को लेकर उचित प्रयास इससे पहले किए गए हैं, या अब जो स्टेप उठाए जा रहे हैं उससे आपको भरोसा चलता है कि समस्या का निदान होगा? शुक्ला जी भी गौरवान्वित हैं कि 2 साल में नतीजा निकलेगा। देखिए, ये बहुत बड़ी विडंबना है कि हमारे लोग राष्ट्र की एक इतनी बड़ी प्रमुख समस्या पर एक मत हो करके उसको प्रैक्टिकली प्रैग्मेटिकली सोचने के बजाय पार्टी पॉलिटिक्स करने लगते हैं। 3 साल बनाम 60 साल वाली बात होने लगती है कि नेहरू जी ने ये किया, आडवाणी जी ने ये किया, अटल जी ने ये किया, मनमोहन ने ये किया, मोदी जी ये कर रहे हैं। पहली चीज तो हमें इससे बचना चाहिए। दूसरी चीज जो आप कह रहे हैं कि क्या उम्मीद है, तो उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। और मेरे ख्याल से कि अभी सरकार ने जो थोड़ा सा प्रोएक्टिवनेस दिखाई है, आर्मी को जो थोड़ा सा और ज़्यादा छूट दी है, इससे अभी जो सर्जिकल, अभी जो 9 तारीख की स्ट्राइक की बात दिखाई जा रही है कि उसमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यूज किए गए, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। तो उससे ये लगता है कि आर्मी को एक तरह से आत्मविश्वास उसका पूरा और बढ़ाया जा रहा है, आर्मी का भरोसा बढ़ाया जा रहा है, ताकि आर्मी उस पर कायदे से और भी प्रोएक्टिवली काम करे। एक चीज मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि जिसमें शायद हम ढीले पड़ गए हैं, पिछले साल हमने बहुत इफेक्टिवली और बहुत सही टाइम पे बलूचिस्तान का मुद्दा उठाया था, लेकिन वो मुद्दे पर अब सरकार लगता है कि वो कहीं खो गया है मुद्दा। सरकार को ये चाहिए कि उसको प्रोएक्टिवली लगातार लाइमलाइट में रखे, ताकि उससे पाकिस्तान एक कोने पे तो घिरा रहे, पाकिस्तान को हमेशा डिफेंसिव मोड में रहना पड़े। वो शायद हम अभी नहीं कर पा रहे हैं, उसकी जरूरत अगर वो हो जाएगा तो शायद इस समस्या का हल और भी जल्दी निकल। सर, मैं आपके पास आ रहा हूं, इस पर एक के शुक्ला जी का रिएक्शन जरूर बनता है। के शुक्ला जी, जो बातें अभी त्रिपाठी जी की तरफ से कही गई हैं उस पर क्या जवाब देना चाहेंगे? बिल्कुल त्रिपाठी जी से बिल्कुल सहमत हूं। और जो उन्होंने कहा बलूचिस्तान का मुद्दा प्रधानमंत्री जी ने उठाया था लाल किले मैदान में, तो वो उस मुद्दे को प्रधानमंत्री जी द्वारा भले न उठाया जा रहा, लेकिन हमारे सारे प्रवक्ता, केंद्रीय सारे प्रवक्ता जो टीवी चैनलों में बोलते हैं, वो बलूचिस्तान की बात उठाते रहते हैं। सर, हाल फिलहाल के कुछ वक्त की बात की जाए तो ये मुद्दे गायब है सर, बड़ी माफी के साथ कह रहा हूं, है ना? जब कोई अटैक होता है तब इस तरह की बातें होती हैं कि हम पाकिस्तान को अलग थलग कर देंगे, हम संधि रद्द कर देंगे, जल संधि, लेकिन जब थोड़ा वक्त गुजरता है उसके बाद मामला थोड़ा ढीला पड़ता नजर आता है। यही तो सवाल उठा रहे हैं त्रिपाठी जी भी। अच्छा जी, आप ये बताइए, ये जो मुस्लिम कंट्री हैं, इस्लामिक कंट्री हैं, अरब कंट्री हैं, जो अफगानिस्तान पाकिस्तान को धमकी देने लगा कि अगर आपने हमारे यहाँ से बंकर ना हटाए तो हम भी सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, क्या और कई ईरान ने धमकी दी और कई देशों ने जो इस्लामिक कंट्री है उन्होंने धमकी दी, ये केंद्र सरकार की कूटनीति का ही परिणाम है कि पाकिस्तान धीरे धीरे अलग हुआ जा रहा है। लेकिन समस्या अभी आपने कहा कि आप लोग राजनीति करने लगते हैं, समस्या तब आती है जब हमारे नेता जाते हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान में जाकर के वहाँ कहते हैं मोदी जी को हम तो नहीं हटा पाएंगे, आप मदद करिए तो हटाया जा सकता है। बगैर बुलाए तो नहीं जाते। कितना शर्म की बात है। तो देश के प्रधानमंत्री। चलिए सर, इस मुद्दे में हम नहीं जाते हैं, हम क्या कदम उठाए जा रहे हैं और क्या कदम उठाए जाने चाहिए इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। जनरल बख्शी साहब, मैं आपके पास आता हूँ। ठीक है सर,
भारत में भले 100 और 500 बगैर बुलाए जाते हैं और एक ठीक है सर, इन बातों में कुछ रखा नहीं है। जनरल बख्शी साहब, मैं आपसे एक रिएक्शन इस पर जरूर चाहूंगा कि एक तरफ आप ये मानते हैं कि अब पानी नाक से ऊपर हो चुका है, दूसरी तरफ पाकिस्तान जब ये बार बार कहता है कि कश्मीर को लेकर हमारी जंग लगातार जारी रहेगी, उसके उलट क्या फिर बातचीत के रास्ते आपको नजर आते हैं? क्या चौतरफा जिस तरह से घेराबंदी की बात कही जा रही है, क्या विकल्प अंतिम आपको क्या नजर आता है? हम बार बार ये कर रहे हैं, देश भी इस बात का जवाब चाहता है कि अंतिम विकल्प क्या बचता है। पाकिस्तान तो मानने को तैयार है ही नहीं किसी भी सूरत में। आईसीजे में भी देख लीजिए, उसके फैसले को लेकर क्या कि भाई हम नहीं मानते फैसले। देखिए, पहली बात तो मैं एक छोटा सा पॉइंट पहले क्लियर कर दूं कि कई बारी ऐसी सिचुएशंस आई हैं जबकि वायलेंस लेवल और लेवल ऑफ इन्फिल्ट्रेशन वगैरह बहुत कम हो गया था जी। लेकिन उसका फ़ायदा उस समय पॉलिटिकल सेटअप ने नहीं लिया है जी। ये प्रत्यक्ष है। मैं आपको पीरियड्स भी बता सकता हूँ जी जी कब हुआ था। और दूसरा ये भी बता दूं कि आप जो ये अभी स्थिति देख रहे हैं, ये एक देखिए 89 वगैरह में शुरू हुआ था प्रॉब्लम, और ये हाई पे रीच कर चुका था 16 साल के बाद, और अब ये डिक्लाइन के ऊपर है। लेकिन इसीलिए जो आर्म्ड स्ट्रगल था लोगों का, अब वो पत्थरबाजी पे आ गया है। एक तो ये है जी। तो इसलिए इसको ये ना समझा जाए कि ये कोई एक नई राइजिंग है, इसका फायदा उठाना चाहिए। और जो मेरे हिसाब से मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा कि अगर जो आप देखिए पॉलिटिकल लेवल के ऊपर, तो बीजेपी ने जीतने के बाद एक फुट इन द डोर पॉलिसी की कि भाई पीडीपी के संदिग्ध बना करके एक बार अंदर जा करके देखो तो क्या प्रॉब्लम्स हैं और इसका सोल्यूशन ढूंढा जाए। अब चलिए, अगर मुश्किल हो रही हैं तो हो सकता है इसको तोड़ दिया जाए। मेरे हिसाब से यही होगा कि अभी गवर्नर रूल आएगा। जहां तक डिप्लोमेटिक है, ये जग जाहिर है कि काफी पाकिस्तान आइसोलेट हो चुका है, जबकि जरूर वन बेल्ट वन रोड वन बेल्ट पॉलिसी में हम लोगों ने थोड़ा सा चूक गए हैं, या उसके भी कोई जरूर कारण होंगे। IWT के बारे में आपको बताता हूं कि करीब 7 प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑलरेडी पाइपलाइन में हैं, जो कि जो जैसे पॉन्डेज बता रहे थे त्रिपाठी साहब, उसके लिए केटर हो रहा है। जहां तक इकोनॉमिक पॉलिसी बता दिया आपको, MFN स्टेटस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू पे है, तो वो मैं आपको बताऊं कि एक ना एक सख्त एक्शन तब लेना चाहिए जब दुश्मन कमजोर हो, और वो वक्त आ गया है, नजदीक आ चुका है, और अब भारत को एक सख्त कदम उठाने की जरूरत है। करेक्ट। बहुत बहुत शुक्रिया। चाहे वो इंटरनल हो, इंटरनल मैं कहना नहीं चाहता, जैसे जगमोहन जी के बारे में बताया गया था, और कई स्टेजेस आई हैं जब हम लोगों ने बहुत सख्त एक्शन लिए थे, वो सब लोग भूल गए हैं। और यहाँ पे भी अगर हम लोग सख्त एक्शन लेंगे तो टाइम के साथ सब लोग भूल जाएंगे। जैसे तमिलनाडु श्रीलंका ने, खैर वो तो बहुत ज्यादा कर दिया था, वो भी एक लोकतांत्रिक देश था, उसने भी अपने देश का हित देखा और एक समय पे एक ऐसा एक्शन लिया। उस समय बहुत लोग नाराजगी भी की, सब लोग हुआ, अंतर्राष्ट्रीय ग्लानि भी सहनी पड़ी, लेकिन सोल्यूशन निकला। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर अब निष्कर्ष यही निकलता है कि जिस तरह से अभी तमाम पैनलिस्ट की तरफ से कहा गया कि वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान को करारी भाषा में जवाब दिया जाना चाहिए, और उस वक्त ये स्ट्राइक और भी अहम हो जाती है जब विरोधी कमज़ोर हो। चौतरफा घेरने की जो कवायद की जा रही है, उसमें भी भारत सरकार को स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, और सीमा पर चौकसी के साथ साथ वक्त वक्त पर पाकिस्तान को करारा जवाब भी देना चाहिए। इसी के साथ लोकतंत्र में आज के लिए बस इतना ही।